चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज का जो हमारा सेशन है, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे इसमें स्टूडेंट्स वगैरह के सारे के चैप्टर 1 का जो सप्लीमेंट है उसके ऊपर बात करें। मैंने पहले एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दी थी कि भैया जी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो चैप्टर 1 से डिलीट हो गई हैं। तो आई कैप ने हमारे ऊपर मेहरबानी की, करम नवाजी की और उसने हमें क्या कहते हैं एक पूरा चैप्टर ही अलग से बना के दे दिया कि भाई इसको करो। तो कुछ बातें जहन में रखनी है। आज हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें ये होगा कि हम पूरा चैप्टर पहले डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ भी लेंगे और देख भी लेंगे कि इसको तैयार कैसे करना है। और दूसरे नंबर पे हम थोड़ा सा क्या कहते हैं कोशिश करेंगे कि अगर हमारा टाइम बच जाता है तो जो हमारा क्वार्टरली अकाउंट वाला था उसको भी एक सप्लीमेंट को देख लेंगे जो एडिशन हुई थी, क्योंकि मैंने अभी तक उस पर वीडियो नहीं बनाई तो काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें इशू आ रहा है। ठीक हो गया। तो फिर ये होगा कि थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन वगैरह भी होंगी, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट सेशन वगैरह दे रहे हैं। कुछ काफ़ी सारों ने बल्कि लेट कमर है, बाद में ज्वाइन किया है, तो उनको नई चीज़ों का आइडिया, उन्होंने डिस्कशन क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं की हुई। जिन्होंने की हुई है उनको पता है और वो चीज़ों को साथ साथ टैकल भी कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक्स म्यूट रखेंगे इनिशियली। किसका माइक चल रहा है बेटा? माइक्स अपने तमाम म्यूट रखेंगे। ओके। और कुछ स्टूडेंट है उन्होंने ज्वाइन किया और उनको ऑडियो ज्वाइन करनी नहीं आ रही। तो कोई ग्रुप में कोई भी अल्लाह का बंदा जाके टेस्ट सेशन वाले ग्रुप में स्पेशली बता सकता है कि स्टूडेंट्स को कि कैसे ऑडियो ज्वाइन करनी है। काइंडली आप में से कोई चला जाए प्लीज, तो सबका फायदा हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। ये है कि भैया तो हम देखते हैं कि भैया जी जो एग्जाम की गाइडलाइन आई थी आई कैप की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने पहले इनिशियली हमें क्या बताया। हम चलते हैं, हम देखते हैं कि गाइडलाइन हमारे पास क्या आई थी। जब हमने चैप्टर 1 की तरफ गए और हमने देखा कि भैया जी क्या कुछ उन्होंने डिलीट किया है या ऐड किया है, तो उन्होंने ऐड करने वाली बात क्या थी? सिंपल उन्होंने बता दिया था कि आपने करना क्या है, बेसिक लॉज वगैरह और उन चीज़ों को देखना है। और उसके बाद कौन कौन से सिर्फ टॉपिक करने हैं, उसके अलावा कौन कौन से डिलीट हो गए हैं वो भी उन्होंने बता दिए थे कि भैया जी डिफरेंट किस्म के जो पाकिस्तान में लॉज एप्लीकेबल हैं आपने उनके ऊपर बात करनी है। तो हमें पता है कि पाकिस्तान में 2 तरह के लॉ हमने पढ़े हुए थे, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। और उसके बाद मजीद हमने सिविल लॉ के आगे टाइप्स वगैरह एक दो भी हमने कर रखी हैं। उसके बाद सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर डिफरेंस वगैरह, ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही मतलब सिंपल सा था। लॉ की डेफिनेशन के अंदर ही उसके जो क्या कहते हैं डिफरेंशियल पॉइंट है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मौजूद है। उसके बाद डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान की हमारी गवर्नमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमने वो बताना है कि क्या कुछ होता है। हमारे पाकिस्तान में कौन सा इस टाइम निज़ाम चल रहा है, कोई मुझे बता सकता है? ऑटोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है या अल्लाह? डेमोक्रेसी। ओके। अरूप, अरूप आप बेटा चुप रहो यार, आप क्लास वाले बच्चे होके बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। आपको सारा पता है। ओके सर। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको नहीं पता। तो भैया जी पाकिस्तान में ना इस वक्त डेमोक्रेसी है, ना ब्यूरोक्रेसी है, ना ऑटोक्रेसी है, बल्कि अल्लाह क्रेसी है कि जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। बाकी हम तो अच्छा खैर प्रैक्टिकली हमारी यही बात है, लेकिन थ्योरेटिकली ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल रही है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वगैरह के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि क्या होता है, ताकि जो हमारे भुट्टो साहबान है, जरदारी साहब ने जो किया था, भुट्टो क्योंकि अभी जिंदा है तो थोड़ा सा उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेजिस्लेशन को हमने डिफाइन करना है और उसके बाद लेजिस्लेशन का प्रोसेस भी देखेंगे। तो ये चीजें हैं जो हमने टोटली याद करनी है। ओके। जब हम बुक उठा के बैठते हैं तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक बता दिया था कि 1.5 जो ऑब्जेक्टिव था लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो पूरी तरह रिमूव हो गया है, 1.7 जो था वो रिमूव हो गया, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 जो था स्ट्रक्चर ऑफ कोड वो भी पूरी तरह रिमूव हो गया। माइक म्यूट करें आप बेटा फरजान। ओके। तो ये पूरी तरह रिमूव हो चुके हैं। खैर हर तरह काटना पड़ रहा था, चीज़ों को छांटी करनी पड़ रही थी, तो आई कैप को आपके ऊपर रहम आ गया। रहम आने की वजह यही है कि भैया आई कैप ने एक बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड में अनाउंस किए हैं। मतलब आपके पास 2-2.5 महीने रहते हैं और उसने अब जाके चीज़ें चेंजेस जो है वो अनाउंस किए हैं आपके लिए। तो और उसने अगली अटेम्प्ट में इसको टेस्ट भी करना है, तो लिहाजा वो हर चीज़ को आसान कर रहा है कि स्टूडेंट को किसी न किसी तरह मक्खन शिकन लगा के साइलेंट रखा जाए। ठीक है। अर्तुगरुल साहब हमारी मीटिंग में आ चुके हैं। क्या कहते हैं आप काइंडली जो है मैं इस टाइम उसका सीजन 4 तकरीबन चौथी 5वीं एपिसोड देख रहा हूँ, तो तीसरे सीजन के एंड पे आप मर चुके थे, लिहाजा आप अपना माइक म्यूट रखें, चौथे सीजन में आप आ जाएंगे वापस। खैर अर्तुगरुल साहब वेलकम, आप कोनिया से जंग करके यहाँ पे पहुंच आए हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे। चले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बहादुर साहब हैं वो आपके खिलाफ जो है बगावत कर रहे हैं, आप जाके पहले उनको रोकें। जो किला है वो कौन सा है, कोई बताएगा कौन सा किला है जिसको फतह करना है उसने यार? क्या नाम है उसका? बड़ा अजीब सा नाम है, किसी को है आइडिया?
सर सीजन 4 में आई थिंक काराचई से किला है, उसको हाँ उसने फतह किया था। हाँ हाँ, वही 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 यस। वही। तो वो उस किले के पीछे भाग रहे हैं, पीछे बहादुर साहब ने ना वो जो चौदार कबीला है उसके अंदर बगावत कर दी है, अर्तुगल साहब वहां पे चले जाए। ओके, तो आई कैप ने हमारे ऊपर मेहरबानी की कि उसने हमें सप्लीमेंट दे दी। अब भाई इतनी लंबी डिस्कशन की सारी शो की एक बात करते हैं हम, कि आपको बुक वाला पहला चैप्टर नहीं करना, बुक वाला पहला चैप्टर छोड़ दें, जो सप्लीमेंट के अंदर मौजूद है आपने ये याद करना। दूसरे नंबर पे मजे की बात यह है कि ये वाला जो चैप्टर है उसने टोटल पॉइंट्स की फॉर्म में और नोट्स बना के दे दिए हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे ये है कि इसको पढ़ने का तरीकाकार जो एक तो जगह पे जाके ट्रिकी हो जाता है, वो हमने समझना है कि हमने इसको पढ़ना कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट्स किस तरह हमने निकालने हैं हर चीज के। मैं आपसे क्वेश्चन भी करता जाऊंगा साथ साथ। जो खास तौर पे क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास ले रहे हैं, भैया सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बेटा बाकियों को भी नहीं आ रही, कोई कंफर्म करेगा मेरी आवाज का? अरूप आप बताएंगे बेटा? आ रही सर है सर आवाज आ आपकी? रही है। मेरी आ रही है बेटा, जिसको भी नहीं आ रही वो अपना अपना नेट देखे। ओके, तो क्या हुआ भाईजान, बात सीधी सी यही है कि पहले हमारे इसका जो चैप्टर 1 था इसका वेटेज होता था 5 से 10 नंबर का, और काफी मुश्किल भी होता था वो 5 से 10 नंबर अवेल करना। खास तौर पे जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट था उसमें स्टूडेंट्स अक्सर ही गलत कर जाते थे, मतलब मैं खुद पिछले सेशन में 2-3 सेशन टेस्ट वगैरह के भी करा चुका हूँ, क्लासेस भी करा चुका हूँ। तो स्टूडेंट का सबसे वीक टॉपिक जो रहता था वो सिस्टम ऑफ द कोर्ट था। फिर जब इन्होंने देखा कि अभी अभी जो क्या कहते हैं काजी फाइज का केस चल रहा था ना, एम कयूम आप अपना माइक म्यूट कर लें बेटा। तो अभी जो काजी जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस चला है, उसके बाद जो हमारी कोर्स का हशर हुआ है, तो उन्होंने इसको हमारे सिलेबस से ही रिमूव कर दिया है, और क्या कहते हैं उसको डिफेंड नहीं कर पाए, लिहाजा सिस्टम ऑफ कोर्ट हमारे पाकिस्तान में नहीं है, निकाल दिया गया है आपके सिलेबस से। ओके, अब हम चलते हैं, मूव करते हैं आगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेसिक हर चीज को हम देखते जाते हैं, ठीक हो गया। डेफिनेशन ऑफ लॉ, इसमें सिंपल आपने इतना देखना है कि भैया जी जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, उसको लॉ कहा जाता है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? मर्केंटाइल लॉ वो होता है जो किसी भी बिजनेस डील के अंदर दो पार्टीज के राइट एंड ऑब्लिगेशन को डील करता है, दैट्स इट, बाकी आपने इसमें से कुछ नहीं पढ़ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी क्यों करते हैं लॉ, कोई मुझे बताएगा? हमने वकील बनना होता है बेटा? कोई भाई साहब? नो सर। हाँ, हमने जब वकील नहीं बनना होता तो फिर हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? हमने क्या अदालत में खड़े होकर कहना होता है माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त जो है इस टाइम खुलेआम चवले मार रहे हैं? नहीं सर, हम लॉ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस डीलिंग कर रहे होते हैं और हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देते हैं या कुछ भी कर देता है, तो हमें एटलीस्ट ये पता हो कि हमने क्या स्टेप लेना है, हमने अपने लॉयर से कैसे बात करनी है, और मतलब ओके थोड़ा सा ओके हमें ओके लॉ का नो हाउ होना चाहिए। ओके, ठीक है। Yes. लेकिन मुझे ये कोई बताएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मतलब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे हमारी प्रायोरिटी कौन सी चीज आती है? मतलब आप कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, पैसे के अलावा सबसे पहली बात क्या जहन में आती है अगर आप पढ़े लिखे बंदे हो तो? क्या होता है वो? मैं पढ़े लिखे सर बंदे, मतलब एक अकाउंटेंट या ऑडिटर, प्रोफेशन। दैट्स इट। आपके जहन में यही आएगा कि ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो ऑडिटर होगा या तो अकाउंटेंट होगा, ऐसे है ना? यस सर। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मुझे आप बताएंगे कि आप में से कितने लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, मतलब कोई भी बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, या R2 वाले अगर स्टूडेंट मौजूद है तो कोई हाथ खड़ा करे बेटा। उसमें से पूछने वाला नहीं हूं मैं, परेशान ना हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी खुद R2 कैसे पास हुई थी, नहीं पता होता। यस सर। हाँ ठीक है, हंसना है। तो आप मुझे बताएंगे कि जब हम ऑडिट करने जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनको हमने चेक करना होता है, एग्जामिन करना होता है ना, हमारा पर्पज ये होता है। जी ओके, यस सर। हाँ एग्जामिन करना होता है, तो हमने क्या देखना होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर बनी हुई है, ठीक है ना? यही चेक करना जी होता है जी। ना हम। तो यस सर। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पाकिस्तान में क्या यूज होता है? कोई है आइडिया थोड़ा बहुत? कोई ऑडिटर सामने है भाई? IFRS सर। IFRS प्लस, IFRS IFRS आईएएस IAS। ISAs जो होते हैं वो ऑडिट करने के लिए यूज होते हैं, अकाउंट्स बनाने के लिए यूज नहीं। नहीं होते। ISAs जो होते हैं वो ऑडिटर के लिए होते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट के लिए नहीं होते। IFRS प्लस कंपनीज ऑफ 2017 जो है वो हमारा यस सर। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक हो गया। अब जब आप ऑडिट करने जाते हैं या अकाउंट्स बनाने बैठते हैं और आपको पता है कि आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर बनाने हैं या चेक करने हैं, या तो आप CFO हो सकते हैं कंपनी के, मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ा आपको चौड़ा करने की कोशिश करूं
कि आप जरा अपने गिरबान शरबान खोल लें कि भैया आप कंपनी के सीएफओ हैं। अगर आप कंपनी के सीएफओ हैं तो आप अकाउंट्स बनाएंगे। जब आप अकाउंट्स बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि भैया जी क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, मतलब आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मुताबिक बनाने हैं, ठीक है। अगर आप ऑडिटर हैं तो आप ये चेक करने गए हैं कि क्या कंपनी ने जो अकाउंट्स हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाए कि नहीं बनाए। अब बेटा जी जब आपको लॉ का पता ही नहीं है, कंपनीज एक्ट का पता ही नहीं है, कंपनी लॉ का पता ही नहीं है, तो आप ऑडिट कर सकते हैं? मुझे बताएगा कोई बंदा? हेलो लोटेरी नो बोल सर। रहे? ओके, हाँ नहीं कर सकते जब तक कि हमें बेसिक का पता ही नहीं होगा। लिहाजा हमने कोई वकील नहीं बनना होता, कोई लॉ नहीं बनना होता। अगर हम अपना क्या कहते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ही देख लें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, तो वो ये होता है कि हमने क्या कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या गेस में ऑडिट करना होता है। तो जब तक हमारे पास क्या कहते हैं कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, जो कि पाकिस्तान के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 यूज होता है, तो हम कैसे उसका ऑडिट करेंगे? तो खुला खुला मैंने मोटे मोटे वर्डों में आपको ये बताया। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो सिर्फ अकाउंटेंट या ऑडिटर नहीं होता, आप मल्टी डायमेंशनल बंदे होते हैं। मतलब आप ऑडिटर भी हो, आप अकाउंटेंट भी हो, आप क्या कहते हैं एचआर स्पेशलिस्ट भी होते हो, आप फाइनेंस मैनेजर भी होते हो, आप क्या कहते हैं इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट भी होते हैं, आप इस तरह बजटिंग, कॉस्टिंग, पता नहीं टैक्सेशन, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, पता नहीं कितनी फील्ड्स में आपको एट द टाइम एक्सपर्टीज होती हैं। साथ साथ जब आप नए नए आर्टिकल में जाते हैं तो आप ऑफिस बॉय भी होते हैं, आप कुक भी होते हैं, आप बावर्ची भी होते हैं, साथ में आप फोटो कॉपियर भी होते हैं, राइडर भी होते हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले खज्जल भी होते हैं, अखबार भी होते हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड है। तो लिहाजा हर डायमेंशन का हमें पता है। अगर हम बात करते हैं कि भैया हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें ये भी क्वेश्चन आना चाहिए हम बीएम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए बेसिक होती हैं और हमें जरूरी है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। हमने अदालत में जाके केस नहीं लड़ने होते, खैर लड़ते हैं, वो भी हमारा एक एस्पेक्ट है, हम जाते हैं, हम केस भी लड़ते हैं, हम अपील्स भी करते हैं, लेकिन प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ओके, पाकिस्तान के अंदर वो कहता है सोर्सेज ऑफ लॉ, पाकिस्तान के अंदर किस किस किस्म का सोर्सेज है। तो शुरू में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि हमारा लॉ जो है वो इंग्लिश लॉ है, मतलब जिसको इक्विटी से ड्राइव किया हुआ है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बात कहूँ तो भैया टोटल का टोटल हमारा अंग्रेजों वाला कानून ही चल रहा है। अगर आप उठा के देखें अपना कंपनीज ऑर्डिनेंस या कंपनीज एक्ट में फिर भी काफी चेंजेस किए हैं, कंपनीज ऑर्डिनेंस उठाएं और इंडिया का कानून उठाएं तो दोनों सेम होंगे, और फिर आपको पता चलेगा दोनों तो अंग्रेजों की कानून ही रह चुके हैं। तो लिहाजा हमारा इस टाइम जो लॉ है वो सारे का सारा अंग्रेजों वाला ही छापा मारा हुआ है, हम तो वैसे ही छापा मास्टर हैं भैया। तो प्लेजरिज्म वगैरह हम सुनते रहते हैं, हमारा अभी भी लॉ जो है वो अंग्रेजों के लॉ से ही निकाला हुआ है। तो हमने क्या किया है अपने लॉ के अंदर थोड़े बहुत शरीयत लॉज डाल दिए, वो भी कस्टम कह के, मतलब शरीयत लॉ को लॉ फिर भी नहीं कहा हमने लॉ का एक एस्पेक्ट कहा कि वो कस्टम है, क्योंकि हमारी रिवायात हैं तो हम उनको लॉ में वगैरह में कर लेंगे। जी अलियान बेटा आपने हाथ खड़ा किया, अगर हाथ दिखाना चाहते हैं तो आपका बहुत खूबसूरत है, सर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक्सक्लूड नहीं हो गया ये सोर्सेज ऑफ लॉ? जी बेटा, एक्सक्लूड नहीं हो गया ये पोर्शन 1.5 सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान? बेटा उसने क्या कहते हैं, मैंने आपको कहा कि आगे चल के क्योंकि हमने लेजिस्लेशन और उसकी टाइप्स वगैरह पढ़नी, ठीक हो गया। लिहाजा एक तो यह है कि हमें उस प्रॉस्पेक्टस में लेजिस्लेशन पढ़ना जरूरी है, सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ना जरूरी है। दूसरे नंबर पे यह है कि क्योंकि ये वाला जो सप्लीमेंट है जिसको अब हम कर रहे हैं ये लेटेस्ट आया हुआ है, वो आया था तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8 या 9 मई को, ये अभी अभी आया है, विद इन 1 वीक आया है, तो हम कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। मुझे नहीं पता उसने किस प्रोस्पेक्टिव में से दोबारा डाल दिया है, हालांकि वहां पे बता दिया था कि ये चीजें आउट हो चुकी हैं। खैर, तो हमारे पास ये पूरा पहला चैप्टर मौजूद है, हमने करना है। यार 4 लाइनें एक्स्ट्रा पढ़ लो भाई, ना शुक्र ना हो, इतना बड़ा पोर्शन निकाल दिया उन्होंने, मेहरबानी करो, तो छुरी थले साल वो, ठीक हो गया। ओके लियन बेटा आपका नेट खराब है थोड़ा सा। अच्छा, अब ये है कि भैया जी सोर्सेज ऑफ लॉ पाकिस्तान में कितने तरीकों से लॉ बनाया जाता है, मेन पॉइंट सिंपल सी बात है। पहली चीज होती है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन से क्या मुराद है, कोई बताएगा मुझे भाई साहब? और कौन करते हैं लेजिस्लेटर, कौन होते हैं? हेलो बेटा जी, पहली बात तो ज़हन में रखो कि यहाँ पे खुल के आंसर दें, आपकी सिर्फ आवाज और आपका नाम ही सर लोगों जो को नजर लॉ आ रहा है। बनाते हैं यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो बॉडीज होती हैं उनसे एग्जैक्टली, अपॉइंट लेजिस्लेशन कहते हैं प्रॉपर लीगल वे में जो हमारा क्या कहते हैं पार्लियामेंट या
उसकी ऑथोराइज्ड बॉडीज जो लॉ बना रही होती हैं उसको लेजिस्लेशन कहा जाता है। मतलब बाकायदा प्रॉपर अप्रूवल से जो लॉ बनता है उसको लेजिस्लेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेटर कौन है, हमारे लेजिस्लेटर कौन है, कोई बताएगा मुझे? ये ना कह देना बाजवा साहब, वो प्रैक्टिकली है, मैं थ्योरेटिकली पूछ रहा हूँ। हेलो, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली और सेनेट। तो आपका मलिक रियाज के बारे में क्या ख्याल है, लेजिस्लेटर है कि नहीं है? सब यानी कि अगर उसे तो डेलीगेट अथॉरिटी की हुई है तो वो फिर हो सकता है। नहीं, वैसे में आइडिया उसने नहीं है। बेटा जी उसने असेंबली को अथॉरिटी डेलीगेट की हुई है, लिहाजा मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये हमारा जो सिस्टम है ये अलग क्रेसी सिस्टम है, ना ब्यूरोक्रेसी ना ऑटोक्रेसी। ओके, तो लिहाजा जो हमारी नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो जो है लॉ बनाने की अथॉरिटी रखते हैं और वो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं। ठीक है, ये और बात है कि वो नहीं बनाते, वो रात दिन खड़े हो गए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। ओके, तो पढ़ लेते हैं। इट इज द लॉ क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट एंड अदर बॉडीज टू होम इट हैज डेलीगेटेड अथॉरिटी, जिसमें पार्लियामेंट भी आ जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट्स वगैरह ये इस तरह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो मुख्तलिफ प्रोवेंशनल लेवल पे अथॉरिटी डेलीगेट की हुई होती है लॉ बनाने की, तो जो वो लॉ बनाते हैं उसको लेजिस्लेशन कहा जाता है। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि अगर लॉ बनाने वाली अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट है या क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है या डेलीगेटेड वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है और पुलिस का क्या काम है, कोई बताएगा मुझे? ये नहीं बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो नवाज शरीफ को मोहलत देता जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, हाई कोर्ट नहीं कह रहा बेटा, लाहौर हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट की बात। अली बताएं आप। अप्रूव इम्प्लीमेंट करवाना सर। इम्प्लीमेंट करवाना। ओके, नहीं, कोर्ट का काम इंप्लीमेंट कराना नहीं होता बेटा, कोर्ट का काम होता है इंटरप्रेट कर, लॉ को इंटरप्रेट करना, और पुलिस का काम होता है इंप्लीमेंट कराना। ठीक हो गया, कंसेप्ट क्लियर रखें। अदालत लॉ हमेशा इंटरप्रेट करके उसके ऊपर डिसीजन देती है, इंप्लीमेंट कौन कराता है? पुलिस इंप्लीमेंट कराती है। तो तीनों बॉडीज को आपको पता होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के अंदर काम क्या है। ये और बात है कि पुलिस सिर्फ चितर मारती है, अदालत सिर्फ एक्सटेंशन देती है और पार्लियामेंट सिर्फ बयानबाजी करती है। ये प्रैक्टिकली उनके काम है, थ्योरेटिकली नहीं, एग्जाम में ये नहीं लिखना। ठीक हो गया? नहीं तो फिर जो हमारे क्या कहते हैं आई कैब काउंसिल के मेंबर हैं अली लतीफ साहब आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, मुझे ना कहना बाद में। ओके, दूसरे नंबर पे आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या चीज होती है? प्रेसिडेंट से मुराद ये होता है कि अगर कोई एक हायर कोर्ट डिसीजन दे देती है किसी कोर्ट के ऊपर, तो जो उससे नीचे वाली कोर्ट्स जो होंगी अगर कोई उनके पास सेम तरह का केस आता है तो उनका डिसीजन भी सेम होना चाहिए। मतलब हायर कोर्ट का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है। गुड नाइट सर जी, बेटा अभी से तो हमारा होता था ना एक इधर, मैं आपको बताऊं, मुझे ये अभी सिंधु साहब गुड नाइट कह के गए, इधर हम ना ईद नमाज पढ़ने जाते होते थे। तो एक बार हम फंस गए, वो मौलाना साहब थे, वो ना किसी खास तौर पे वडेरे के उस पर पढ़ाते होते थे और वो इतनी दुआएं करते थे ना उनके हक में लंबी लंबी, हम सारे आमीर आमीर आमीन कहना शुरू कर देते, भाई बंद कर दो, और वो फिर भी बंद नहीं करते थे। लिहाजा सिंधु भाई मैं बंद नहीं करने वाला, आप गुड नाइट कहें या गुड मॉर्निंग कहें, मैं पूरा कराऊंगा। ओके, तो प्रेसिडेंट से मुराद ये है कि किसी भी सुपीरियर कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो इंफीरियर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होती है। आप अपना माइक म्यूट करें बेटा। मीटिंग हुई है पागल, वो तो हो साडू ने करता सी और नहीं कटिया बात बेटा तेरी। ओके, तो लिहाजा यार डिस्टर्ब ना करें प्लीज, बैठ के पढ़ना है तो पढ़ें, नहीं तो मुझे एट द एंड फिर क्या कहते हैं आपको वो ब्लॉक करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज ये है कि हमारी क्या कहते हैं 10 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, हम एक नया लिंक इंशाल्लाह क्रिएट कर देंगे, सब ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट से मुराद क्या होता है कि अगर कोई सुपीरियर कोर्ट जो है वो डिसीजन दे देती है तो इंफीरियर कोर्ट पे वो बाइंडिंग होता है अगर उस केस के फैक्ट सेम हो। दैट्स इट, ज्यादा याद नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन है, उसने बाकी चीजें निकाल दी हैं भाई। कस्टम से क्या मुराद है कि भैया जी जो हमारी क्या कहते हैं सोसाइटी की कस्टम ट्रेडिशन और बिलीफ्स होते हैं उनको कस्टम कहा जाता है, और लॉ जो है उनको भी क्या कहते हैं एक लॉ का दर्जा देता है। मतलब गवर्नमेंट हमारी उसको भी लॉ का दर्जा देती है जिस तरह के शरीयत लॉ। तो कोई मुझे बताएगा कि शरीयत लॉ कहाँ से आते हैं? अरूब आप बोलो बेटा। बिल्कुल, हमारी कुरान और हदीस जो है वो हमारे शरीयत लॉज हैं एक्चुअली, लेकिन क्योंकि इनको उसको लॉ कहने में थोड़ी तकलीफ होती है तो भाई साहबान ने उनको कस्टम्स कह के लॉ के अंदर इंक्लूड कर दिया है। ठीक हो गया?
तो कस्टम्स जो होती हैं बाज जगह पे, बाज सोसाइटीज में, उनको भी लॉ का क्या कहते हैं वो दे दिया जाता है। जिस तरह कि आप कह सकते हैं लंदन का जो कानून है वो टोटली कस्टम बेस्ड है, वो रिटर्न नहीं है। वहाँ की जो ट्रेडिशन और उनकी वैल्यूज हैं वो उनका कानून है। सेम इस तरह एग्रीमेंट जो है, इसके अंदर अगर दो पार्टीज कोई आपस में एग्रीमेंट करती हैं और उनके अंदर जो कंडीशन होती हैं वो एक्चुअली तो लॉ नहीं होता, लेकिन उन दो पार्टीज के लिए वो लॉ की हैसियत रख जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक आदमी आपसे एग्रीमेंट करता है कि बेटा जी आपसे मैंने जुम्मे के दिन 2 बोरियां गंदम की खरीदनी है 500 के बदले, लेकिन ये शर्त ये है कि आप जब आएंगे गंदम सर पे उठा के एक टांग पे नाचते हुए आएंगे। अब मेरे लिए ये कोई कानून नहीं है कि आप नाचते हुए जाएं, भाई मैं कहूँगा सिंपल चीज यार, बोरी लेके जाओ, पागल हुए, जाके उससे 2 और पैसे लो के आ जाओ। लेकिन अगर आपने एग्री कर लिया तो भैया आपके लिए नाचना जो है वो लॉ बन जाएगा। आप डांस करते हुए जाएंगे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लिहाजा एग्रीमेंट के अंदर अगर दो पार्टीज एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं और उसके अंदर कुछ उन्होंने टर्म एंड कंडीशन लिख दी हैं तो वो पार्टीज के लिए बाइंडिंग हो जाती है और लॉ बन जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ कितने हैं? लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, एग्रीमेंट। 4 हमने सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ लिए। हमने ये भी देख लिया कि ये क्या काम करते हैं। अब हम जरा आते हैं सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ये टाइप ऑफ लॉ है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लॉ समथिंग डिफरेंट, टाइप ऑफ लॉ समथिंग डिफरेंट। 2 टाइप का लॉ पाकिस्तान में है, एक का है सिविल, एक का है क्रिमिनल। मैं आपको अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा और तकरीबन इसका 90% आपको क्लियर हो जाएगा। कॉमन सेंस की चीजें, इसमें कोई इस तरह की इशू वाली बात नहीं है लंबी चौड़ी। सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ एक ऐसा लॉ है जो इस तरह के एक्ट्स को रेगुलेट करता है जो किसी सोसाइटी के अंदर 2 या 2 लोगों के दरमियान में होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो किसी बड़े एरिया के लोगों पे नहीं होता। से कि अगर एक कोई एक्ट इस तरह हुआ है जिससे सिर्फ 2 लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि एक तलाक का केस है, मियां बीवी अफेक्ट हो रहे हैं, दैट्स इट। सोसाइटी को तो नहीं फर्क पड़ रहा ना कि क्या चल रहा है। सेम इस तरह के विरासत की तकसीम का मामला है तो 3-4 लोग अफेक्ट हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को तो मूल नहीं पड़ रहा ना कि क्या हो रहा है इसमें। लिहाजा सिविल लॉ से मुराद ये होता है कि जहाँ पे कोई एक ऐसा एक्ट हो जो सिर्फ लिमिटेड लोगों को या चंद लोगों के लिए अफेक्ट कर रहा हो और वो रॉन्ग डूइंग हो, ठीक है। उसका मकसद ये ना हो कि वो बड़े लेवल पे किसी को थ्रेट किया जा रहा हो। तो लिहाजा इस तरह के एक्ट्स को जो लॉ रेगुलेट करता है उसको सिविल लॉ कहते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है बंदा गलती पे होता है, लेकिन उसकी गलती का जो हर्जाना होता है उसे वो पे करना होता है, उसको सजा नहीं दी जाती, ठीक है, उसको सजा नहीं दी जाती। क्रिमिनल लॉ में ये होता है कि बेटा कोई एक ऐसा एक्ट जिससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो, जिससे मेजॉरिटी लेवल पे फर्क हो, उसको अगर कोई इस तरह का एक्ट है उससे जो रेगुलेट करेगा उसे आप क्रिमिनल लॉ कहेंगे। मतलब ये है कि भैया जी आप उठाते हैं हाथ में ग्रेनेड, चौक पे खड़े हो जाते हैं और ऊंचा ऊंचा कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपके ख्याल में क्या सिर्फ आपके अब्बू और आप परेशान होंगे, बाकी शहर वाले सुकून में रहेंगे? सिंधु बेटा आपने हाथ क्यों खड़ा किया है? कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दें। आप तो गुड नाइट करके गए थे सिद्धू, ओके चलें, खैर आपका हाथ आपने दिखाना था, अच्छा ओके। तो मैं कह रहा था कि क्रिमिनल एक्ट जो है वो क्या होता है, वो ऐसे एक्शंस को रेगुलेट करता है जिसका एज ए होल सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब उसमें पूरी की पूरी सोसाइटी या एक मेजॉरिटी लेवल पे चीजें इफेक्ट होती हैं, उसको क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। अब इस लॉ के अंदर जो होता है, जो बंदा गलत काम कर रहा होता है उसको सजा दी जाती है ताकि पूरी सोसाइटी जो है उससे सबक सीखे, ठीक हो गया। सिविल लॉ क्या हुआ? ये उन लोगों के एक्ट को डील करता है जो लिमिटेड लोगों को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करते। कोई इस तरह का गलत या पीछे से रिपीट कर देंगे, आवाज कट के आ रही है बेटा लेक्चर इसको आपको ये मिल जाएगा, आपका नेट का इशू चल रहा है, ये रिकॉर्डेड में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इतना पे टाइम नहीं है कि चीज़ों को पीछे पीछे रिपीट करते जाएं, आप आगे आप देखें कि क्या होता है। वैसे मैं सारा रिपीट ही कर रहा हूँ, वैसे मैं रिपीट साथ साथ कर रहा हूँ सारा कुछ। ओके, क्रिमिनल लॉ मैंने कहा सिविल लॉ से मुराद ये है कि भैया वो वाला लॉ जो ऐसे एक्ट को डील करता है जो सिर्फ चंद लोगों के राइट एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड होता है। इसके अंदर लोगों को पनिश नहीं किया जाता, बल्कि किसी का नुकसान हो तो उसका नुकसान जो है वो मेक गुड कर दिया जाता है। क्रिमिनल लॉ में अंदर क्या होता है कि बेटा जी क्या कहते हैं, एक ऐसे एक्ट होता है जिससे पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो या जिससे गवर्नमेंट की रिट चैलेंज हो, ठीक है, जिससे कोई इस तरह का मसला क्रिएट हो, उसको रेगुलेट करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसको कहते हैं क्रिमिनल लॉ। इसके अंदर बंदे को पनिश किया जाता है ताकि बाकी उससे फायदा ले, उससे नसीहत ले, ठीक हो गया। थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया जी सेट ड्यूटीज लायबिलिटीज पर्सनल बिटवीन देमसेल्व्स, उसने खुद ही टेबल की फॉर्म में कंपैरिजन दे दिया है। क्वेश्चन आए तो आप एज इट इज प्रोड्यूस कर दें, तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मेटिंग और ड्राफ्टिंग की फॉर्म इस टाइम मौजूद है, ठीक है। मैं बार बार जब आप टेस्ट सॉल्व करते हैं, जो स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, मैं उनको फिर बता दूं बेटा जी जब तक आप पॉइंट की फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट करके लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कोई अंग्रेजदान नहीं है
और ना ही हम में ज्यादातर मेजोरिटी इतनी बड़ी रट्टा मास्टर है कि हम पूरे के पूरे पैराग्राफ प्रोड्यूस करें और उसका सेंस चेंज ना हो। हम पैराग्राफ की सूरत में लिखने की कोशिश करते हैं और हम उसका पूरा सेंस चेंज कर देते हैं। जहाँ पे हमें शेल लगाना होता है वहां मे लगा दें, पूरी की पूरी प्रिविजन गलत हो जाती है बेटा। फिर मुझसे कहते हैं कि सर एक ही तो वर्ड गलत है, आपने इतने नंबर क्यों काट लिया? बेटा उस एक वर्ड से पूरी की पूरी प्रिविजन का सेंस चेंज हो जाता है। तो लिहाजा कोशिश करें पॉइंट की फॉर्म में और सिंपल वर्डिंग में चीजों को याद करने की कोशिश करें। लंबे चौड़े पैराग्राफ लिख के आप एग्जामिनर के ऊपर कोई धाक नहीं बिठा रहे होते, अपना पेपर पास करना, ठीक है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस टाइम कोई लॉ स्पेशलिस्ट, लीगल स्पेशलिस्ट, कोई इस तरह की चीज बनना नहीं है। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली जब 3 साल फर्मों में खज्जल ख्वार होंगे ना, सीख जाएंगे। आपको सेक्शन भी जबानी याद हो जाते हैं, ठीक है ना, आपको सेक्शन भी जबानी याद होते हैं कि भाई फलां सेक्शन में ये होता है। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो क्या कहते हैं पेपर पास करना है। क्वेश्चन आया कि भैया ये निकल गया है सोर्सेज ऑफ लॉ, मैंने इसका आंसर कर दिया, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। ओके, मैंने इसका पहले ही आंसर कर दिया, आप तकरीबन तमाम बने रहें इसमें। पर्पस क्या है इसका, क्या कहते हैं, इंजर्ड पार्टी जो है उसको कंपनसेशन करना, जबकि क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है, सोसाइटी को रेगुलेट करना और पनिशमेंट देना। इसमें जो है वो क्या कहते हैं, जो क्लाइमेट होता है, जो सू करता है। अब मैं एक और चीज बताऊं कि भैया जी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? जो नॉर्मली जब आप सिविल केस करते हैं ना, जिस तरह के अगर दो लोगों के दरमियान डाइवोर्स का केस है या दो लोगों के दरमियान वरासत का केस है, ए और बी दो बंदे हैं, इनके दरमियान वरासत का केस चल रहा है। जब कोर्ट में जाया जाएगा तो वहां पे बताया जाएगा कि भैया जी ए वर्सेस बी, मतलब ए इसमें जो है वो एप्लीकेंट है या जिसने सू किया है, या क्लेमेंट है, बी जो है वो डिफेंडेंट है। तो इन दो पार्टीज के दरमियान में केस चल रहा है। लेकिन इसी तरह अगर ए बी सी तीन पार्टियां हैं, ए जो है वो बी का रिलेटिव है, सी ने बी को मार दिया, ए ने जाके केस कर दिया है सी के ऊपर। अब जब अदालत में जाएंगे तो अब ए वर्सेस सी केस नहीं होगा, ए वर्सेस स्टेट होगा। स्टेट होती है क्रिमिनल केस में हमेशा, स्टेट जो होती है वो आप, जी बेटा बताएं। बेटा आप टाइप कर दें क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन टाइप करें, आपका नेट बहुत डिस्टर्ब है। ओके, तो जब आप स्टेट में जाते हैं, क्रिमिनल केस होगा, वहां पे जो क्या कहते हैं दूसरी पार्टी है वो स्टेट होगी। अब आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आप उसमें करें, टाइप करें। ओके, तो हमेशा जो है क्या कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्लेमेंट के ऊपर होगा। मतलब पहले मैं बता दूं कि पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। सिविल केस में जो दोनों पार्टीज एक केस करने वाली है, जो दूसरी अफेक्टेड पार्टी है, दोनों पार्टीज आपस में होंगी, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होगा कि एक जो होगा अफेक्टिंग पार्टी होगा। मिस्टेक माइक ऑन हो गया था। जी बेटा ठीक है, बंद कर दें इसको, माइक ऑफ रखें, अपना म्यूट रखें सारे। ओके, जो क्रिमिनल केस है उसमें जो है एक पार्टी तो वो होगी जिसने गलत एक्ट किया है, दूसरी पार्टी स्टेट होगी ऑन द बिहाफ ऑफ उसके पर्सन के जिसने केस किया होगा, ठीक है। यहाँ 3 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? अगर सिविल केस है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के ऊपर होगा जिसने केस किया है, जो क्लेमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर के क्रिमिनल केस है तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो स्टेट के ऊपर होगा, क्योंकि इसमें दूसरी पार्टी स्टेट है, जो गवर्नमेंट होती है, जो हुकूमत होती है, उसने साबित करना है कि भैया यहाँ पे कोई गलत एक्ट हो गया है। सिविल केस में रेमेडी क्या है कि भैया जी उसको जो डैमेजेस वगैरह हैं वो अवार्ड कर दिए जाते हैं, स्पेशल परफॉर्मेंस वगैरह का ऑर्डर वगैरह दे जाते हैं। दैट्स जो हम आगे कंट्रैक्ट एक्ट में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। क्रिमिनल केस में क्या होता है भाई, सेंटेंस होती है और उसको जेल भी हो सकती है और डेथ तक की पेनल्टी भी होती है। तो इसमें पनिशमेंट होती है, इसमें डैमेजेस जो होते हैं उनको रीपे किया जाता है। तो क्रिमिनल और सिविल लॉ के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया, हम इंशाल्लाह नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, एक मैसेज आया सारे नु पढ़ना।